नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का अगला 7वां चैप्टर लेते हैं, अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र, कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट सिस्टम। आपको मैं बता चुका हूं पूर्व में कि इस पाठ के अंदर टोटल पर्सन रहेंगे 4 और अंक भार रहेगा 6। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के पर्सन 2 रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक इसी प्रकार से एक पर्सन रहेगा अति लघुतरात्मक प्रकार का 1 नंबर का, और एक पर्सन रहेगा दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का। तो टोटल पर्सन कितने आएंगे? 4 और अंक बार रहेगा 6। अब इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना क्या है कि जितने भी जीव होते हैं या फिर जो भी पादप है, ये अपने शरीर का नियंत्रण और समन्वय कैसे करते हैं। हमने पिछले पाठ के अंदर पढ़ा था कि जीव अपने जैविक प्रक्रम को चलाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं को समझने के लिए अनेक सारे तंत्र होते हैं। हमने पिछले पाठ के अंदर प्रमुखतया 4 तंत्रों को पढ़ा था। पहला तंत्र कौन सा था? पाचन। फिर हमने किसको पढ़ा था? श्वसन। अगला कौन सा? परिसंचरण। और अंतिम हमने पढ़ा था उत्सर्जन। यहाँ पर हम जब इन 4 की बात कर लेते हैं तो किसी भी जीव या पादप के लिए उसके शरीर को नियंत्रित और क्रियाओं का नियंत्रण या फिर शरीर के समन्वय के लिए एक और सिस्टम की आवश्यकता रहती है, और उसी सिस्टम को हमने कहा है नियंत्रण और समन्वय तंत्र। यहाँ पे सबसे पहले हम पादप की बात करें, सबसे पहले हम स्वपोषी पादपों या वनस्पति की बात करें तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि हम जो मनुष्य या फिर जो जीव होते हैं, हमारे अंदर नियंत्रण और समन्वय करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। लेकिन जो पादप होते हैं इनके अंदर तंत्रिकाएं नहीं होती है, पादप के अंदर तंत्रिका नहीं होती है। तो फिर ये वाले जो जैविक घटक है ये अपने शरीर का किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि पादपों के अंदर कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन्हीं रासायनिक पदार्थों के द्वारा ये अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, समन्वयित करते हैं। और इन्हीं रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं इनको? हार्मोन्स। और उन्हीं हार्मोन्स के द्वारा ये अपने शरीर को कंट्रोल भी करते हैं और समन्वय भी करते हैं, साथ ही अनेक सारी गतियां और वृद्धियों को इंगित करते हैं। हम यहाँ पर बात करें पादपों की गतियों से संबंधित कि पादप कौन कौन सी गतियां करते हैं, तो यदि किसी पादप की, जब हम चित्र को यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझें कि आपको जानकारी होगी, कोई भी पादप होता है अपने भोजन को बनाने के लिए किस अंग को यूज में लेता है? पत्तियों को। श्वसन के लिए भी कौन सा अंग यूज में लेता है? पत्ती को। यहाँ पर ये जो पत्ती होती है उसको भोजन बनाने के लिए एक कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। वो कच्ची सामग्री कौन सी होती है? प्रकाश। दूसरी कच्ची सामग्री जड़ से जल प्राप्त हो जाता है, CO2 वातावरण से प्राप्त हो जाती है, और हरित लवक पत्तियों के अंदर ही होता है। तो सूर्य का प्रकाश जब इनको मिलेगा तो जिधर से मिल रहा है ऑटोमेटिकली पत्तियों की, यानी जिस तने पर वो पत्तियां लगी है वो वाला तना ऑटोमेटिकली प्रकाश की दिशा में गति करने लग जाएगा। तो पादप के द्वारा प्रकाश की दिशा में जो गति होती है उसको हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। कौन सी गति? प्रकाशानुवर्तन गति। तो कह सकते हैं कि जो भी पादप के बाह्य उद्दीपन होते हैं, यहाँ पर उद्दीपन किसका हो रहा है? प्रकाश का। तो जो भी बाह्य उद्दीपन या जो आभास होते हैं उनकी प्रति वो गति करने लग जाते हैं। जैसे ही हम इस पादप को, जैसे कि मान लिया कमरे के अंदर कोई पादप रखा है, किसी खिड़की से प्रकाश आ रहा है,
तो ऑटोमेटिकली पादप की जो टहनियां वो उस खिड़की की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उसको पता है प्रकाश किधर से आ रहा है, खिड़की की तरफ से। तो ये जो पादप की झुकी हुई टहनियों की जो गति है वो कौन सी गति है, प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जड़ें होती है, जड़ों की गति हमेशा किधर की तरफ होती है, नीचे की तरफ, जमीन के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है। इस प्रकार की गति को हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। कौन सी गति होती है ये, गुरुत्वानुवर्तन गति। और पादप का जो तना होता है हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है, जिसको हम कहते हैं विपरीत गुरुत्वानुवर्तन गति या फिर ऊपरी मुखी गति। कैसी गति है ये, ऊपरी मुखी गति है। इसी प्रकार से पादपों की अनेक सारी और भी गतियां होती है, या फिर इनको छूने पर ये कुछ न कुछ अनुक्रिया करते हैं उस उद्दीपन के प्रति। आपने एक पादप का नाम सुना होगा, छुई मुई। नाम सुना है छुई मुई का? छुई मुई एक ऐसा पादप होता है जिसकी पत्तियों को जब हम छूते हैं तो वो मुरझा जाती है। तो ये छुई मुई की पत्तियों की मुरझाने की ये गति होती है जो बाह्य स्पर्श या उद्दीपन के प्रति इसकी अनुक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से एक पादप का नाम आपने सुना होगा, सनफ्लावर या सूर्यमुखी। सुना है ना? सूर्यमुखी का जो पुष्प होता है ना, हमेशा जिधर की तरफ उसको सूर्य नजर आएगा उधर की तरफ उसका मूवमेंट होता रहता है ना? तो ये भी इसका इस उद्दीपन के प्रति सूर्यमुखी की उस फूल की अनुक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो पादपों के अंदर जितनी भी उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती है वो पादपों के अंदर मौजूद रासायनिक पदार्थ की वजह से होती है। उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष हार्मोन्स की बात करें, प्रश्न आता है इनके ऊपर, पादप के अंदर वे कौन से हार्मोन होते हैं जो इनकी वृद्धि को कराते हैं, यानी धनात्मक वृद्धि को कराने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस हार्मोन की चर्चा करेंगे वो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। ये वाला हार्मोन तने के अग्रिम पर्रों के अंदर या अग्रिम हिस्से के अंदर पाया जाता है, जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन और होता है जिसको हम कहते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन एक ऐसा वृद्धि कारक हार्मोन होता है जो पादप की अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करा सकता है। आपने कभी किसी फूल गोभी की गांठ को देखा होगा, आपने पत्ता गोभी की गांठ को देखा होगा, देखिए ना पत्ता गोभी की गांठ को। यदि उस पत्ता गोभी की गांठ के ऊपर यदि हम जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो आपको कुछ ही समय पश्चात पत्ता गोभी की गांठ खुल करके एक बहुत बड़े पादप के रूप में नजर आने लग जाती है। तो ये भी वृद्धि कारक हार्मोन है। एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। ये जो तीन हार्मोन मैंने अभी नाम बताए ये कैसे हार्मोन है, वृद्धि कारक। वृद्धि कारक यानी ये वृद्धि को कराने वाले हार्मोन होते हैं। यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं संदमक हार्मोन, जो वृद्धि को रोकने का काम करता है, और उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये, एब्सिसिक अम्ल। ये कैसा हार्मोन है, संदमक हार्मोन है। संदमक का मतलब है कि ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो आपको केवल इतना याद रखना, वृद्धि कारक हार्मोन के अंदर इन तीन हार्मोन्स के नाम याद रखना है। संदमक के अंदर किसका नाम याद रखना है, एब्सिसिक अम्ल का। और पादप की जो भी ये मैंने गतियां बताई है, ये गतियां सारी की सारी पादपों की नियंत्रण और समन्वय के अंदर ही आता है। अब हम आ जाते हैं मानव शरीर की बात करें। हम जो मानव शरीर की बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर मानव की चर्चा करना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि मानव एक जटिल जानवर होता है या कहते हैं एक जटिल जीव होता है। तो मानव की जब बात कर लेते हैं तो सारे के सारे जीवों की चर्चा पीछे छूट जाती है, क्योंकि मनुष्य की शरीर की संरचना बहुत जटिल होती है। इसके अंदर की सारी संरचनाओं की जब हम बात कर लेते हैं तो सब कुछ अपने को क्लियर हो जाता है। तो हम बात करते हैं मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। अब इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना, मानव में नियंत्रण और समन्वय, समझिएगा। यहां पर मनुष्य के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए हम प्रमुख रूप से दो चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला वो तंत्र जो कि नियंत्रण और समन्वय करता है, उस तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का,
3 प्रकार का। हालांकि आपकी किताब के अंदर इस पाठ के अंदर जिक्र नहीं है इनका, फिर भी आपको नाम बता देता हूं। पहला तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर प्रमुख रूप से एक अंग आता है जिसको हम शरीर का कंप्यूटर कहते हैं। क्या है अंग? मस्तिष्क। और दूसरा है मेरु रज्जु। क्या है? मेरु रज्जु। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र होता है इसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर के बनाती है, वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं तीसरे तंत्र को? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहां आपके इस पाठ के अंदर इन दोनों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, केवल इतना देर का है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाने के लिए मस्तिष्क से आने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से आने वाली मेरु तंत्रिकाएं इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। हम यहाँ पर इस पाठ के अंदर तंत्रिका तंत्र की आंशिक जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात हम जिसकी जानकारी प्राप्त करेंगे वो है हमारा मानव का मस्तिष्क। ठीक है ना? तो इन दो चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है तंत्रिका तंत्र की। शरीर के अंदर मौजूद वह तंत्र जो तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किनके द्वारा मिलकर बना है? तंत्रिकाओं के द्वारा। तंत्रिका तंत्र किन कोशिकाओं का मिला है? तंत्रिका कोशिका से। किससे बना है ये? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन। क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन। प्रश्न आता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक वैसे जैसे कि शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक वैसे जैसे श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कूपिका होती है या जिसको हम वायुकोश कह सकते हैं। ठीक ऐसे उत्सर्जन तंत्र की या वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स या वृक्काणु होते हैं। ठीक ऐसे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका कैसी संरचना की होती है समझ लीजिएगा। आपके प्रश्न आ जाए यदि परीक्षा के अंदर की तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तो आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना है। ये मैं चित्र बना रहा हूं तंत्रिका कोशिका का। ये तंत्रिका कोशिका का जो अगला वाला फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं इसको? कोशिका काय। क्या कहते हैं इसको? कोशिका काय। अब जो आपको पीछे की तरफ पूंछ के रूप में आपको ये संरचना नजर आ रही है, ये जो पूंछ वाली संरचना आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष, यानी तंत्रिका का पीछे वाला अक्ष। और तंत्रिकाक्ष का सबसे पीछे पूंछ वाला जो हिस्सा है जिसको हम अंतिम या फिर इसको पूंछ वाला भाग कहते हैं, जिसको हम दुर्माशय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? दुर्माशय। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है तंत्रिका कोशिका की। और ये जो कोशिका काय वाला हिस्सा है इसके अंदर मौजूद होता है उस कोशिका का क्या? केंद्रक। और जो तंत्रिकाक्ष है इसके ऊपर दो प्रकार के आवरण चढ़ाए हुए होते हैं। यहाँ पर एक आवरण तो होता है माइलिन आच्छादन। क्या है? माइलिन आच्छादन। और दूसरा होता है श्वान आच्छादन। क्या होता है? श्वान आच्छादन। तो तंत्रिकाक्ष के ऊपर दो आवरण चढ़े होते हैं, श्वान आच्छादन और माइलिन आच्छादन। ये संरचना है किसकी? तंत्रिका कोशिका की। अब अनेक सारी ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल करके तंत्रिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करती है? ये तंत्रिका का। अब तंत्रिका का निर्माण कैसे करती है? देखो इधर मान लेते हैं ये तंत्रिका कोशिका है, इसके ये पूंछ वाला भाग है, इसमें अनेक सारे आगे सिनेप्स हैं, दुर्मिकाएं होती है। ये दुर्मिकाएं हैं, दुर्मिका या सिनेप्स। इसी प्रकार से एक और तंत्रिका कोशिका ले ली चलिएगा हमने, ये। तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्वारा अंतर्गठित होती है। समझे भैया कि पहली तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाले हिस्से में जो दुर्माशय है
जो इस पूंछ वाले हिस्से के अंदर जो दुर्माशय या जो ये सिनेप्स है यहाँ पे, ये वाले, ये जैसे मान लिया तंत्रिका कोशिका है, ये इसका कोशिका काय है, ये इसका तंत्रिका अक्ष है, और ये पीछे पूंछ वाला हिस्सा है। आगे ये दूसरी तंत्रिका कोशिका जिसका ये कोशिका काय है, जिसके अंदर अनेक सारी दुर्मिकाएं निकली हुई है, समझ गए ना, और ये इसका तंत्रिका अक्ष है। तो इस तंत्रिका, पहली तंत्रिका का पूंछ वाला हिस्सा दूसरी तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय की जो भी सिनेप्स है उनके द्वारा इस प्रकार से अंतर्गठित होती है, ठीक है ना, क्या होती है, अंतर्गठित। तो ये इसके, अब इस कोशिका काय के अनेक सारे और दुर्मिकाएं होती है ना, ये वाली दुर्मिका और किसी तंत्रिका से जुड़ी हुई होगी, ये दुर्मिका किसी और तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होगी। इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से आपस में अंतर्गठित होती है। यहाँ पर इसको अंतर्गठन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतर्गठन। यहाँ पर दोनों का आपस में जुड़ा होता है। और इसी प्रकार से और जब नीचे की तरफ तंत्रिका आ जाएगी तो ये और यहाँ पर अंतर्गठन हो जाएगा। इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी से, दूसरी तीसरी से, ये आगे जुड़ती रहती है। ऐसी हजारों लाखों की संख्या में तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ करके जिस अंग का निर्माण करती है उसको हम कहते हैं तंत्रिका। क्या कहते हैं इसको, तंत्रिका। और ये वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो शरीर के हर एक अंग के अंदर, हर एक हिस्से के अंदर पाई जाती है। यहाँ तक कि चमड़ी से लेकर के शरीर के अंदर के हर हिस्से के अंदर ये तंत्रिकाएं जुड़ी होती है। और उन हिस्सों के अंदर जो भी आवेग होते हैं, जो भी उद्दीपन होते हैं, जो भी आभास होते हैं, उन आभास को ये प्राप्त करती है। और आभास को प्राप्त करके ये तंत्रिकाएं लेके जाती है कहां पर, मस्तिष्क तक। कहां तक लेके जाती है, मस्तिष्क तक। समझिएगा इस चीज को। जैसे कि मान लिया मेरी ये उंगली है, उंगली का ये अंतिम पोर है, ये अंतिम हिस्सा है। मैं यहाँ पर कोई चीज चुभाऊंगा तो यहाँ पर चुभन का आभास होगा कि नहीं होगा, आपको आभास होगा ना। कोई ठंडी चीज लगाऊंगा या गर्म चीज लगाऊंगा या कोई नुकीली चीज लगाऊंगा तो यहाँ पर जो उंगली को ये आभास हो रहा है, यहाँ पर जो मौजूद तंत्रिका कोशिका है ये इस आभास को प्राप्त करेगी, अगली तंत्रिका कोशिका को देगी, अगली वाली अगली को देगी। इस प्रकार से ये अगली तंत्रिका कोशिका से आते 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 जो तंत्रिका बन रही है इन सारे कोशिकाओं से मिल करके, वो उस तंत्रिका के द्वारा ये आभास है ना, ये यहाँ से चलता 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 कहाँ आएगा, यहाँ मेरु रज्जु के पास आएगा। मेरु रज्जु से आवश्यकता अनुसार ये कहाँ जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगा। और फिर इसका रिप्लाई आता है जो भी करना है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे इसको आगे प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में। फिलहाल आपको ये तंत्रिका कोशिका की संरचना समझनी है। प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। जिसके कितने भाग बताए मैंने आपको, 3 भाग। अगला वाला भाग कोशिका काय, बीच वाला भाग तंत्रिकाक्ष और अंतिम भाग दुर्माशय। समझ गए ना। एक तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग यानी दुर्माशय अगली तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय के सिनेप्स से या दुर्मिका से जुड़ा होता है। इस प्रकार से एक दूसरे से अंतर्गठित होती किसका निर्माण करती है, तंत्रिका का। किसका निर्माण करती है, तंत्रिका का। ऐसे लाखों की संख्या में तंत्रिकाएं मिल करके किस तंत्र का निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र का। और शरीर के अंदर हर एक उद्दीपन को ये ग्रहण करती है और उनका प्रत्युत्तर देती है। और उसी के माध्यम से हमारे शरीर का क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है भाई, इनके द्वारा क्या होता है, शरीर का नियंत्रण होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया चाप। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इस पाठ के अंदर। टॉपिक क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया चाप। प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या है और क्यों आवश्यक होता है। किसी भी जीव के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा या तंत्रिकाओं के द्वारा संपादित होने वाला वह क्रिया चाप जो शरीर को सुरक्षात्मक उपाय देता है, उस चाप को, उस क्रिया चाप को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया चाप। उदाहरण के लिए बताता हूं, शरीर को कैसे ये सुरक्षात्मक उपाय देता है या कैसे शरीर का नियंत्रण करता है या कैसे ये समन्वय करता है। आप समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ये क्या है, हमारा हाथ है, ये हाथ का अंगूठा, ये हमारे हाथ की उंगलियां हैं, समझे। अब यहाँ पर जो उंगली है, मान लेते हैं इस उंगली को हमने किसी गर्म या खोलते हुए पानी के अंदर डाला। आप जब खोलते हुए पानी के अंदर अपनी उंगली को डालोगे
कोई उंगली थर्मामीटर तो है नहीं, है ना, लेकिन हम डालते हैं कि पानी गर्म हुआ है कि ठंडा हुआ है, या पानी गर्म है या ठंडा है या नॉर्मल है। उसको आभास करने के लिए हम उंगली डालते हैं कि नहीं डालते। बहुत गर्म होता तो हम फटाक से उंगली को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत खोलता हुआ पानी है, हमने उंगली को अंदर डाला, डालते ही हमने बाहर निकाल दी। क्यों निकाली? क्योंकि यदि उंगली को ज्यादा समय तक रखेंगे अंदर तो उंगली क्या हो जाएगी, जल जाएगी, है ना। तो उंगली को बाहर क्यों निकाला, किसने निकाला, कैसे निकाला, कौन सा सिस्टम है अंदर जो उंगली को कह रहा है तू फटाक से बाहर आ जा। तो यहां पर एक क्रिया चाप काम कर रहा है। कैसे? देखो कि जो अंग यहां उद्दीपन प्राप्त कर रहा है वहां से एक तंत्रिका जाती है, यहां से यह तंत्रिका जा रही है, और ये तंत्रिका यहां से जिस अंग को हमने उस उद्दीपन के पास लेकर आए तो उस उद्दीपन को महसूस करने वाले अंग से तंत्रिका कोशिका उस संदेश को लेके जा रही है। संदेश क्या है? पानी का तापमान ज्यादा है या ठंडा है या जो भी है, ठीक है ना। तो उस आभास को ये वाली तंत्रिका लेके जा रही है। उस आभास को जो तंत्रिका लेके जाती है, इस तंत्रिका को कहते हैं संवेदी तंत्रिका। क्या कहते हैं भाई? संवेदी तंत्रिका, जो संवेदना को प्राप्त कर रही है। संवेदी तंत्रिका आगे जाएगी मेरु रज्जु के अंदर। कहां जाएगी ये? मेरु रज्जु के अंदर। तो मेरु रज्जु के पास जाएगी और यहां पर ये मेरु रज्जु को इस पानी का जो भी आवास है उसका संदेश पहुंचाएगी। कौन सी तंत्रिका यहां से इस संदेश को लेके जा रही है मेरु रज्जु तक? संवेदी तंत्रिका। कौन सी? संवेदी तंत्रिका। अब संभवतया ज्यादातर प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर मेरु रज्जु उसका प्रत्युत्तर दे देता है। ज्यादातर क्रियाओं का उत्तर कौन दे देता है? मेरु रज्जु। तो मान लेते हैं इसका मेरु रज्जु ने वापस प्रत्युत्तर भेजा इस तंत्रिका के माध्यम से, तो जो संदेश का वापस प्रत्युत्तर ला रही है उसको हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका। क्या कहते हैं इसको? प्रेरक तंत्रिका, यानी जो वापस प्रेरणा को लेके आ रही है। और ये प्रेरक तंत्रिका यहां पर आकर के संदेश क्या लेके आई कि फटाक से निकल जा बाहर, नहीं तो जल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से संदेश गया, वापस आया, बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो उंगली जल जाएगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सेकंड के भी लाखवें हिस्से में हो जाता है। इतना जल्दी यहां से संदेश का जाना और इतना जल्दी वापस आना होता, बहुत फास्ट क्रिया होती है यहां पर। तो यहां पर ये मेरु रज्जु काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया चाप का संपादन कर रहा है। कुछ एक क्रियाएं ऐसी होती है जिनका निष्पादन मेरु रज्जु नहीं कर सकता। कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती है जो मेरु रज्जु उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में उन संदेशों को किनके पास भेज दिया जाता है? किसके पास भेज दिया जाता है? मस्तिष्क के पास में। ठीक वैसे ही जैसे आप कक्षा के अंदर पढ़ते हो, मान लेते हैं कोई आपका साथी कोई बदमाशी कर रहा है ना, तो उस बदमाशी करने वाले छात्र की शिकायत आप लेके जाते हो सबसे पहले कक्षा अध्यापक के पास में। कहाँ लेके जाते हो? कक्षा अध्यापक उस प्रॉब्लम का अपने स्तर पर सॉल्यूशन कर देता है ना। कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कक्षा अध्यापक के भी बल में नहीं होता है, वो नहीं कर सकता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो वो उस शिकायत को कहाँ लेके जाता है? प्रिंसिपल सर के पास में। तो फिर उसका समाधान कौन करते हैं? प्रिंसिपल सर करते हैं। तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल है ना, हमारे शरीर का प्रिंसिपल यहाँ पर नियंत्रण करने का कौन हुआ? मस्तिष्क हुआ। समझ गए हैं ना। और ये जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप के द्वारा जो भी हमने यह रिजल्ट पाया है, और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी पानी के अंदर उंगली डालेंगे पहले हमारा मस्तिष्क विचार करेगा, सोचेगा कि उस दिन ये घटना हुई थी, कहीं आज वापस इसका पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो हमें सुरक्षात्मक उपाय भी दिया कि नहीं दिया? दिया है ना। वो वाली जो घटना थी वो मस्तिष्क के अंदर स्टोर हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है। आगे से हम फिर से वो वाली घटना का दोहरान नहीं करेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया चाप ने हमारे शरीर को सुरक्षात्मक उपाय भी दिया है। आप जरा चिंतन कीजिए कि बहुत छोटा सा बच्चा मान लेते हैं चूल्हे के पास में चला गया। बहुत छोटा सा बच्चा है, मासूम है, बोलना भी नहीं जानता, उसको नहीं पता आग क्या होती है। वो चूल्हे के अंदर रखे अंगारे को भी वो फूल समझता है।
और उस अंगारे को आराम से हाथ में ले लेता है, उसको नहीं पता है ना, क्योंकि आज तक उसके प्रति उसका उद्दीपन अनुक्रिया की घटना हुई नहीं है। लेकिन जैसे वो उस अंगारे को छुएगा ना, फटाक से उस अंगारे को फेंक देगा, क्योंकि कौन सा सिस्टम काम किया यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रिया चाप ने। अगली बार जब उस बच्चे को आप चूल्हे के पास छोड़ोगे ना, तब वो उसको फूल नहीं समझेगा, उसके भी मस्तिष्क के अंदर वो चीज मेमोरी के अंदर फिट हो जाएगी कि ये जरूर कोई ना कोई चीज घातक है ना। बहुत छोटे बच्चे का उदाहरण लिया मैंने। आप गाय को, आप मान लिया हमने रस्सी पकड़ करके गाय को लेके जा रहे हैं, आगे कोई गड्ढा है, गाय को नहीं पता है गड्ढे में पानी है, जो भी है, गाय का पैर वहां चला जाता है। अगली बार गाय को उसी रास्ते से लेके आओ और वैसा ही गड्ढा या फिर पानी की नाली रखो वहां पे, गाय टस से मश नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्घटना का शिकार पहले हो चुकी थी। तो गाय के अंदर भी ये वाला काम कर रहा है, तो अन्य जीवों के अंदर भी प्रतिवर्ती क्रिया चाप काम करता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा जटिल होता है, तो बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करता है, उतना जानवरों के अंदर नहीं होता है। समझ गए हैं ना। छोटे बच्चे को आप थप्पड़ मार दो, जिसके जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं पड़ी, वो थप्पड़ खा लेगा, लेकिन दूसरी बार जब आप उसको थप्पड़ मारोगे ना, वो अपना चेहरा हटा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि पिछली बार जब मैंने ये रखा था तो मेरे दर्द हुआ था। तो आपको जब थप्पड़ मारने के लिए जैसे हाथ करता है ना, आपकी पहले आंखें बंद हो जाती है, आपका चेहरा हट जाता, वहां से हटता है कि नहीं हटता। ये प्रतिवर्ती क्रिया चाप के कारण ही होता है, जो हमें क्या करता है, सुरक्षात्मक उपाय देता है, शरीर का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया प्रतिवर्ती क्रिया चाप? आया ना। कई बार बच्चे मजाक करते हैं, अध्यापक जी आएंगे अभी कक्षा के अंदर, कुर्सी पर सुई रख देते हैं, अध्यापक जी जैसे ही बैठते हैं वापस उठ खड़े होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया चाप ने काम किया, उनका हाथ बरबसी चला जाता उस अंग पर जहां पर उस सुई का चुभन हुई है। अगली बार अध्यापक जी आएंगे ना आपकी कक्षा के अंदर, जरूर आते ही बैठेंगे नहीं, पहले कुर्सी चेक करेंगे कि आज फिर से तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, जिसको हम सामान्य हिंदी के अंदर एक मुहावरे के अंदर बात करते हैं, जिसको कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। जिसका मुंह कभी दूध से जल जाता है तो अगली बार उसको छाछ भी देते हैं ना, जो ठंडी होती है, लेकिन उसको फूंक फूंक करके पीता है, उसको नहीं पता कि ये दूध है या छाछ है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया चाप हुआ। आगे हम इस पाठ के अंदर पढ़ते हैं हमारे शरीर का कंप्यूटर, सीपीयू, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क, ब्रेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम इसको? ब्रेन। थोड़ी सी संरचना को समझ लें, मस्तिष्क का चित्र आ जाए परीक्षा के अंदर, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, तो कैसे आप चित्र को बनाओगे और क्या क्या इसके अंदर अंग को आप शो करोगे। तो थोड़ा सा इधर की तरफ आप ध्यान दे लो। ये किसका चित्र बन रहा है बताइए? मस्तिष्क का। किसका चित्र बन रहा है यहाँ पे? मस्तिष्क का। बस आपको इतना सा चित्र बनाना है, ठीक है ना। ये अब देखो, सबसे पहले अगला वाला जो मस्तिष्क का भाग है, इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3, अग्र, मध्य और पश्च। ये वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क। कौन सा है? और ये वाला कौन सा भाग है? पश्च मस्तिष्क, यानी पिछला वाला मस्तिष्क का भाग, ठीक है ना। और मस्तिष्क के अंदर और भी कुछ संरचनाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर मस्तिष्क के पीछे हथौड़े की डंडा होता है ना, वैसी एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। मैं लाडू दूं आवरो बेटा है। और मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे की तरफ, उसके नीचे यानी यहाँ पर, ये हमारा मस्तिष्क हो गया
यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और यहाँ पर एक संरचना होती है जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप को संपादित करती है। अभी बताया नाम उसका, क्या नाम होता है, बोलिए, मेरुरज्जु। क्या होता है, मेरुरज्जु। यहाँ पर इस मस्तिष्क के जो 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यहाँ पर यदि हम और ज्यादा चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ परवर्ध होते हैं जो मस्तिष्क के अंदर जितने ज्यादा होते हैं मस्तिष्क उतना ही तेज होता है। इस भाग को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको, प्रमस्तिष्क। बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, यदि ये जितना जटिल होगा उतना ही उसका दिमाग तेज चलता है। आपने नाम सुना होगा एक वैज्ञानिक का जिसका नाम आइंस्टीन था, सुना है ना। आज तक विश्व के अंदर आइंस्टीन जितना तेज दिमाग वाला कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये ग्रंथि है, गांठ होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मस्तिष्क के अंदर ही यहाँ सबसे नीचे एक मटर के दाने के जैसी और उसके बराबर की आकार की ग्रंथि होती है जिसको हम शरीर की मस्त ग्रंथि कहते हैं। और इस ग्रंथि का नाम क्या है, फ्यूज ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पढ़ेंगे हम आगे इस ग्रंथि को भी, ठीक है ना। और मस्तिष्क के ऊपर वाला जो आवरण है इसको हमने कपाल कहा है। क्या कहा है, कपाल। और मस्तिष्क जिस हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहता है उसको हम खोपड़ी कहते हैं। यहाँ खोपड़ी और इस मस्तिष्क के बीच में एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल फ्लूइड। तो ये कुछ इस प्रकार से नामांकन करना आपको मस्तिष्क की संरचना के अंदर। अब आपको समझा देता हूं मस्तिष्क के अंदर कौन सा भाग क्या करता है। कितने भाग बताया आपको, 3 भाग। अगला भाग क्या कहला रहा है, अग्र मस्तिष्क। मध्य वाला क्या कहला रहा है, मध्य मस्तिष्क। पीछे वाला क्या कहला रहा है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के अंदर कौन से 2 भाग आ गए, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेरुरज्जु, ठीक है ना। और यहाँ पर अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये वाला जो मस्तिष्क का अगला वाला जो भाग है, ये वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण क्रिया का संपादन करता है और उस क्रिया को हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया, बोलिए कौन सी क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। प्रश्न आ जाए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है, कौन सा भाग, अग्र मस्तिष्क। यही वो भाग होता है जो सोचने का, विचारने का और याद का काम करता है। समझ रहे हो ना। शरीर के अंदर ऐसी कई सारी क्रियाएं होती है जो ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब अपने मन के कंट्रोल में होती है। जैसे कि मैं चाहूं तो मेरे हाथ को हिलाऊं, मैं चाहूं तो मेरे हाथ को जेब में डालूं, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। समझ गए ना। मैं चाहूं तो मेरे गर्दन को ऐसे करके उस आदमी को देखूं, मैं चाहूं तो उसको ना देखूं, तो ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर हमारे मन का कंट्रोल होता है, अपनी इच्छा का कंट्रोल होता है, इच्छा के अनुसार वो क्रिया कर सकते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है। और दूसरी बात मैंने अभी कहा है, ये वाला भाग सोचने और विचारने, याद का अंग होता है। तो सोचने का, विचारने का, याद करने का काम, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा भाग करता है भाई, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। यहाँ पर वे क्रिया होगी जिन पर हमारी इच्छा का कंट्रोल होता है। और बाकी जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की बात आती है, ये वाली कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, अनैच्छिक। कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं अभी, अनैच्छिक क्रियाओं का। जैसे कि हृदय का धड़कना, आप चाहें तो हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं क्या, बताइएगा। क्या आप शरीर के अंदर होने वाली उपापचय या पाचन क्रियाओं को रोक सकते हैं क्या। फेफड़ों का संकुचन और प्रकुंचन होना आप रोक सकते हो क्या। शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को आप रोक सकते हो क्या। शरीर के अंदर जो भूख लगना, प्यास लगना, इस प्रकार की जो चीजें होती, क्या आप रोक सकते हो क्या। ये वाली ऐसी कुछ क्रियाएं होती जिन पर अपनी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता, ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। और उन क्रियाओं का संपादन कौन सा भाग करता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के अंदर तो मैंने और एक बात बता दी थी कि ये वाला भाग प्रतिवर्ती क्रिया चाप का भी संपादन करता, विशेष कौन, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु नहीं कर सकता तो फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए आगे चीज आती है, समझ। शरीर के अंदर हर एक ज्ञानेंद्रिय से
तंत्रिकाएं चल करके मस्तिष्क तक आती है और हम उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त उद्दीपन का निष्कर्ष निकालते हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है शरीर के अंदर? सबसे पहली आंख जो दृष्टि संवेदना प्राप्त करती है, दूसरा कान जो श्रवण संवेदना प्राप्त करता है, सुनने का काम करता है, तीसरा नाक जो घ्राण संवेदना प्राप्त करता है, सूंघना या गंध को आभास करता है, चौथी त्वचा जो स्पर्श का आभास करता है, तीखा है, खुरदरा है, गर्म है कि ठंडा है कि चुभन करने वाला कैसा है, समझ गए है ना। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय कौन सी हुई? जीवा जो स्वाद का आभास कराती है, मीठा है कि खारा है कि तीखा है कि कड़वा है कि नमकीन है कि कैसा है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो उद्दीपन प्राप्त होता है, जो आभास प्राप्त होता है, उस आभास का निष्कर्ष यही निकालता है कौन? मस्तिष्क। मान लिया आपके मुंह के अंदर एक रसगुल्ला ठूंस दिया है ना, आपके मुंह के अंदर जाते वो जीवा के स्पर्श में आएगा, जीवा के ऊपर स्वाद ग्रंथियां होती है, वो उद्दीपन का उसका अनुक्रिया कौन करेगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क कहेगा मजा आ गया भाई, आज तो ये एक ऐसी चीज मिली जिसको खाने का आनंद आ रहा है, तो फिर आपका ये मस्तिष्क है ना और लाल सा बड़ा देगा, कहेगा 2-4 एक और आने दे, है ना। और ये सारा कुछ इसी के द्वारा हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी तृप्ति हो जाएगी, तो फिर मस्तिष्क जवाब देगा कि अब काफी हुआ, अब काफी हुआ, है ना। एक बात तो ये मस्तिष्क की संरचना हुई, समझ में आया? मस्तिष्क जितने पर्सन बनते हैं वो पर्सन सारे के सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे हमारे इस पार्ट का अंतिम टॉपिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। इसके अंदर भी 1 नंबर का पर्सन बन सकता है या 3 नंबर का पर्सन बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया इस पार्ट के अंदर 3 पर्सन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 पर्सन 3 नंबर का आएगा। अगला जो लास्ट वाला टॉपिक आता है उस टॉपिक को हम कहते हैं मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझे भाई? हमारे शरीर के अंदर कई सारी ऐसी गांठें होती है। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बताया था, हार्मोन की बात की थी। कुछ ऐसे विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं पादपों के अंदर, उनको हमने हार्मोन्स कहा था। 3 हार्मोन वृद्धि कारक बताए थे, कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एक वृद्धि संदमक हार्मोन बताया, कौन सा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक ऐसे अपने शरीर के अंदर भी हालांकि नियंत्रण और समन्वय कर तो कौन रहा है? तंत्रिकाएं, ठीक है ना, लेकिन उनका सहायक तंत्र एक और होता है जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियां वाला तंत्र कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। क्या होता है? गांठ में एक प्रश्न आ जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न मैंने क्या पूछा? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। कौन सी ग्रंथि? यकृत। लेकिन आप बड़े अचंभित होंगे क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूंगा उस समय मैं यकृत की चर्चा तक नहीं करूंगा। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ रहे हैं, जबकि यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो आप इस चित्र को समझें और अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझें। इधर देखो, ये हमारा मैं प्रारूपिक चित्र बना रहा हूं किसी मनुष्य के शरीर का। ये कौन सा अंग है? मुंह। ये मैंने यहां पर कौन सा अंग बताया आपको? मस्तिष्क। कौन सा अंग बताया? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में यहां पर एक मैंने गांठ बताई थी मटर के दाने की जितनी और मटर के दाने के जैसी। उस गांठ का नाम क्या बताया मैंने आपको? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उस पदार्थ यानी उस हार्मोन को हम कहते हैं पिट्यूटराइन हार्मोन। क्या कहते हैं? पिट्यूटराइन हार्मोन। समझे भाई? यहां पर हम पहली ग्रंथि की चर्चा कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि की, जिसके द्वारा हार्मोन निकला। कौन सा? पिट्यूटराइन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि कराना,
भ्रूण का विकास करना, मूत्र उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना और अन्य ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण रखना। चूंकि ये अन्य ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रख रहा है, इसीलिए इस ग्रंथि को हमने क्या कहा है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा है? मास्टर ग्रंथि। अब आगे आ जाते हैं हम हमारे शरीर की गर्दन वाले हिस्से के अंदर। तो हमारी जो गर्दन वाला हिस्सा है ना, इस गर्दन वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर एक एच आकार की ग्रंथि होती है। किस आकार की होती है? एच आकार की ग्रंथि होती है, जो कि हमारी श्वास नाल के ऊपर स्थित होती है, जिसको हम कहते हैं अवट्टु ग्रंथि। क्या कहते हैं? क्या नाम है? अवट्टु ग्रंथि। और इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ये वाली ग्रंथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस ग्रंथि के द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिस हार्मोन को ये निकालती है, उस हार्मोन को हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? आयोडीन का नियंत्रण करता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो भी नुकसानदायक होती है, और कमी हो जाए तो भी नुकसानदायक है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो जाए शरीर के अंदर तो गला सूजकर लटक जाता है ऐसे, जिसको हम कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग। कौन सा रोग? गलगंड या घेंगा रोग। और यदि कमी रह जाए थायरॉक्सिन की तो आंखें है ना, ये सूज करके बाहर निकल जाती है, लटकने लग जाती है आंखें बाहर की तरफ, जिसको हम कहते हैं नेत्रोंद सेंध रोग। कौन सा रोग? नेत्रोंद सेंध रोग। तो यहाँ पर इस थायरॉक्सिन की कमी या वृद्धि के कारण ये दो रोग होते हैं, जिनको हमने घेंगा या कौन सा रोग कहा? गलगंड। वृद्धि होने से, कमी होने से कौन सा रोग हुआ? नेत्रोंद सेंध रोग। कितनी ग्रंथियां हो गई? दो। पहली कौन सी हुई? प्यूस ग्रंथि, जिसके द्वारा हार्मोन कौन सा निकला? प्यूटराइन हार्मोन। यह शरीर के अंदर अपनी वृद्धि को कराती। यदि बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा तो शरीर की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, कम सीक्रेट होगा तो शरीर का कद छोटा रह जाएगा। भ्रूण का विकास कराता है, मूत्र उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ अन्य ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा है। दूसरी ग्रंथि गले के अंदर मौजूद होती है, जिसको हमने कहा अवट्टु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा हार्मोन कौन सा निकला? थायरॉक्सिन हार्मोन। तीसरे नंबर की ग्रंथि या अवट्टु ग्रंथि के ऊपर ही दो पालियों के अंदर, इधर की तरफ और इधर की तरफ दो पालियों के अंदर एक ग्रंथि मौजूद होती है। इस ग्रंथि को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। नंबर 3 कौन सा ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। और इस ग्रंथि को हम दूसरी नाम में कह सकते हैं परावट्टु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? परावट्टु ग्रंथि। और इसके द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम कहते हैं पैराथार्मोन। क्या कहते हैं? पैराथार्मोन हार्मोन। शरीर के हम अगले हिस्सों की बात करें, अगले वाले हार्मोन शरीर के अंदर आगे नंबर चौथा हार्मोन और चौथी ग्रंथि। पहली पीयूष, दूसरी अवट्टु या थायराइड ग्रंथि, तीसरी होगी पैराथायराइड ग्रंथि। आगे जब आ जाते हैं तो हमने पाचन तंत्र पढ़ा था ना। यहाँ से भोजन की नली आती है, यहाँ पे एक अंग होता है जिसको हमने अमाशय कहा था। क्या कहा था? अमाशय से जुड़ा हुआ एक पत्ती के जैसी संरचना होती है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज। तो नंबर 4 आती है अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पर पत्ती के जैसी संरचना होती है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा भी कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम ग्लूकागॉन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन। ध्यान दें, यहाँ पर हमने एक अंग पढ़ा था जिसको हमने यकृत कहा था। क्या कहा था? यही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत से जुड़ा हुआ पित्ताशय, जो पित्त का स्त्रावण करता है। आपको बता चुका हूं पाचन वाले में कि जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है ना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो इस यकृत के अंदर स्टोर रहता है, जिसको जिगर कहते हैं। ऊर्जा का स्टोर होता है यहाँ पर यकृत के अंदर, और समय समय पर उस ग्लूकोज को वापस सीक्रेट किया जाता है शरीर के अंदर। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल करके शरीर के अंदर छोड़ा जाता है जरूरत पड़ने पर। तो यहां से ग्लूकोज का जब स्त्रावण होता है ना, तब इन दोनों हार्मोन की भूमिका रहती है कि ग्लूकोज कहीं ज्यादा स्रावित ना हो जाए। तो ये
यहाँ पर कंट्रोल करती है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम व नियंत्रित करती है और ग्लूकागॉन ग्लूकोज को ज्यादा व नियंत्रित करता है। दोनों का विपरीत कार्य होता है। कभी कभार क्या होता है, शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज अपेक्षा से ज्यादा स्रावित हो जाता है, शरीर के अंदर मीठे पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको हम कहते हैं मधुमेह। कौन सा रोग, मधुमेह, जिसको हम सामान्य भाषा में शर्करा वाला रोग कहते हैं, शुगर वाले बीमारी कहते हैं। सुना है ना आपने, या इसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज। और ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज या मधुमेह होता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर तो इंसुलिन कम है, इसलिए इंजेक्शन लगा करके उसको इंसुलिन दिया जाता है। तो कितनी ग्रंथियां होगी, वापस बोलिएगा। पहली कौन सी, फ्यूज, दूसरी थायराइड, तीसरी पैराथायराइड, चौथी कौन सी हुई, अग्नाशय। आगे आ जाते हैं, हमने यहाँ पर उत्सर्जी अंग पढ़े थे, वृक्क, याद है कि भूल गए, पढ़े थे ना वृक्क। यहाँ पे जो ये वृक्क होता है ना, वृक्क के ऊपर दो पालियों के अंदर, दोनों के ऊपर एक एक यहाँ पे ग्रंथि स्थित होती है, जिसको हम कहते हैं, कहाँ स्थित है, वृक्क के ऊपर, इसीलिए इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधि यानी ऊपर स्थित है ये, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। समझे, ये वाली ग्रंथि भी शरीर के लिए बहुत काम की होती है। और ये वाली ग्रंथि एक ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जिस हार्मोन को हम कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करो या मरो। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विपरीत और संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर शरीर को सुरक्षा देता है और हिम्मत दिलाने का काम करता है। कई बार होता है ना कि मान लेते हैं आप कहीं जा रहे होते हैं, अचानक आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लग गया, तो आपको एक ऐसा जोश आ जाता है कि आप रोजाना की अपेक्षा बहुत तेज भागोगे उस कुत्ते से बचने के लिए। तो आपको शरीर के अंदर उस विपरीत और संकटकालीन परिस्थिति के अंदर शरीर में जो हिम्मत दिलाने का काम किया वो किसने किया, एड्रिनलिन ने किया था, है ना। आप सेना के अंदर हो, विरोधियों ने आपके ऊपर गोली बरसाना शुरू की, तो आप बैठे देखोगे थोड़े, आप भी बंदूक निकाल के वापस उनको ठाई ठाई खात्मा करोगे ना। तो वो वाली विपरीत परिस्थिति के अंदर आपको जो जोश दिलाने का काम कर रहा है कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। इसीलिए इसको क्या कहा, करो या मरो हार्मोन। लेकिन यह भी एक सीमित मात्रा में स्रावित होना तब अच्छा होता है, ज्यादा जोश भी काम का नहीं होता है। बहुत कई लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी बात में बहुत गुस्सा आ जाता है, चेहरा लाल तमतमा जाते हैं वो, तो उनके अंदर ये हार्मोन कुछ ज्यादा ही स्रावित होता है। जब ज्यादा स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और सांस फूल जाती है। और कम भी काम का नहीं है ना, आपको थप्पड़ मार दिया और आप गांधी जी बन गए, दूसरा गाल आगे कर दिया, कहला चलो एक और मार दो, ठीक है ना। तो वो हार्मोन की कमी बता रहा है भाई, आपके अंदर उग्रता नहीं आई। आनी तो चाहिए ना, कुछ तो उग्रता आनी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन मास्टर के खिलाफ, टीचर के खिलाफ ऐसी उग्रता मत लाना, वो आपको थप्पड़ काम से ही मारता, बिना काम से नहीं मारता, है ना। उस समय ऐसा नहीं है कि मन तो कहो सा एड्रिनलिन हार्मोन है हमारा शरीर है, मैंने तो थप्पड़ की किर मारी हूँ, 5 मार, ऐसा काम मत करना। देखा तो कितनी ग्रंथियां होगी, 5। अगली ग्रंथियां आती, यहाँ पर हमारे जननांग होते हैं, पुरुष के अंदर होते हैं वृषण और मादाओं के अंदर होते हैं अंडाशय। तो यहाँ पर जो ग्रंथियां होती हैं इनको हम कहते हैं जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जनन ग्रंथि। ये छठी ग्रंथि है। जनन ग्रंथि के अंदर यहाँ पर नर के अंदर वृषण या टेस्टिस और मादा के अंदर कौन सी ग्रंथि, अंडाशय। कौन सी, अंडाशय। यहाँ पर वृषण के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। इन हार्मोन्स के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास किया जाता है। यदि महिला है तो महिला के अंदर अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उस महिला के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। महिला की एक अलग पहचान होती है, आवाज पतली होना, शरीर का मुलायम होना, शरीर पर बाल कम पाए जाना, है ना।
स्तनों का विकास और भी कई सारे शरीर के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा वो प्रकट होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से पुरुष के अंदर जो वर्षण है जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है, वो पुरुष के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, शरीर का बलिष्ठ होना, है ना, शरीर पर बाल ज्यादा होना, इस प्रकार के जो लक्षण, दाढ़ी और मूंछ का आना, ये वाले लक्षण टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। कभी कभार होता है ना, कुछ महिलाएं आपने देखी होगी जिनकी दाढ़ी और मूंछें आ जाती है ना, पुरुषों की तरह मूंछों के ताव देती है महिलाएं, तो उन महिलाओं के अंदर विसंगति स्वरूप, है ना, शरीर के अंदर कोई ना कोई विकार है, उस विकार के फलस्वरूप मादा है लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी आ गया उसके अंदर। तो मादा के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की आंशिक मात्रा आ भी जाए तो महिलाओं की आवाज मोटी हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ आ जाती है ना। और कुछ पुरुषों को देखा होगा आवाज पतली होती है, महिलाओं की तरह चलते हैं, दाढ़ी मूंछें होती नहीं है, ऐसे भी पुरुष देखे हैं ना आपने। तो उन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा तो कम है, आंशिक मात्रा में मादाओं वाले हार्मोन आ जाते हैं। इस वजह से उन पुरुषों के अंदर किन के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, मादाओं के। तो यहाँ पर ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी और इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ को संक्षिप्त के अंदर और जितना हो सके उतना सारे के सारे टॉपिक को अटैच करते हुए हमने पढ़ने का काम किया। कल हम अगले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें। और आपको मैं आज आगामी 7 तारीख से होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।